कैसे हो आप सभी और तैयारी कैसी हो रही है आपकी गाइस। आपको पता है आयोग जो है लगभग गठन हो चुका है चयन आयोग का, और मे भी अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्ज़ाम भी होना है। तो तैयारी को थोड़ा तेज़ कर दीजिए और अच्छे से जो है तैयारी कीजिए, पढ़िए, प्रैक्टिस सेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज़ करिए, ठीक है। तो गाइस आज का हमारा 49 प्रैक्टिस सेट है। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं, अगर नहीं किए आपने तो कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज़ हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है गाइज। तो इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर दोनों के ही क्वेश्चन मिलते हैं आपको। टीजीटी पीजीटी के लिए तो बेसिकली है ही, बट और भी किसी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, देखने में घाटा नहीं है, बेनिफिशियल ही रहेगी आपको। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के सेट में क्या है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक लाइक करना है गाइज प्लीज़, एक शेयर आपको ज़रूर करना है ना। फ्री में वीडियो मिलते हैं, फ्री में इतना अच्छा कंटेंट आपको मिलता है तो थोड़ा सा आपको भी देना चाहिए कुछ ना कुछ, राइट। तो लाइक और शेयर तो आप दे ही सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा। कौन सा वर्क्स इनमें से 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। सेस्टा रिमा में 6 लाइन स्टेंजा को क्या कहते हैं, सेस्टा रिमा कहते हैं। तो सोल्व डिसाइडेड सीन्स ऑफ इमेच्योरिटी, और यहाँ पर इसमें इमेच्योरिटी भी हमको नज़र आती है। तो ऐसा कौन सा वर्क है शेक्सपियर का। तो गाइज यहाँ वीनस और एडोनिस की बात हो रही है, वीनस और एडोनिस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखें हम लोग तो इसका हो जाएगा आपका, ये आया था आपका 1593 या 4 में आई थी जो वीनस एंड एडोनिस है। आई थिंक 1593 में बात करेंगे हम, हाँ 1593 में आई थी ये हमारी वीनस एंड एडोनिस। और रेप ऑफ ल्यूक्रिस की बात करें तो ये 1594 में आई थी, ठीक है। इसका आंसर तो वीनस एंड एडोनिस हो गया है। ये 6 लाइन स्टेंजा सेस्टा रिमा में, और जो ये हमारी द रेप ऑफ ल्यूक्रिस है ये हमारी लिखी गई थी रायम रॉयल यानी कि 7 लाइन स्टेंजा में लिखी गई थी ये, ठीक है। चलिए The knockabout scenes in Shakespeare's The Taming of the Shrew and The Merry Wives of Windsor are the examples of। आपको जो ये दो प्ले दिखाए गए यहाँ पे, टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ये शेक्सपियर के ड्रामा हैं। तो नॉक अबाउट सीन्स यहाँ पर क्या हमको यहाँ पर मिलता है इन प्ले के अंदर, किस श्रेणी में इनको रखा गया है, कहने का मतलब ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। वल्गर कॉमेडी हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, फार्स, या फिर द साइंस ऑफ। तो क्या कहेंगे आप इनको गाइस, फार्स कहा जाएगा इन्हें। क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा फार्स, ठीक है। चलिए फार्स होता है जिसमें बहुत ज़्यादा उपहास हो, बहुत ज़्यादा हास्यास्पद चीज़ें हो, तो उसको हम बड़े लेवल पे फार्स कह सकते हैं। अमंग दीज फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट इनकरेक्ट, आपको इस पेयर्स में इन पर इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पर प्ले का नाम दिया गया है और उसके जो हीरो हीरोइन हैं या फिर नायक नायिका हैं उनका नाम दिया गया है। तो लव स्लेबस लॉस्ट में बायरन एंड रोजलिन दिया है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में बेनेडिक्ट एंड बीट्राइस हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस बसेनी और पोर्शिया हैं, या फिर एज यू लाइक इट में ऑरलैंडो रोजलिन है। तो इनमें से कौन सा गलत पेयर है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है गाइज, यानी कि ये जो है ये गलत पेयर है। लेव स्लेबस लॉस्ट में बायरन और रोजालिन बिल्कुल ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस बसेनी और पोर्शिया बिल्कुल ठीक है, और एज यू लाइक इट में ऑरलैंडो और रोजलिन नायक नायिका हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेनेडिक्ट और बीट्राइस नहीं है, बल्कि बेनेडिक्ट और बीट्राइस तो आपकी सिम्बालिन में है आई थिंक। तो यहाँ जो आपको मिलते हैं, हाँ सॉरी सिम्बालिन नहीं, मच एडो अबाउट नथिंग में मिलते हैं। बेनेडिक्ट और बीट्राइस आपको कहाँ पर मिलते हैं, मच एडो अबाउट नथिंग में मिलते हैं, राइट। चलिए यहाँ पर तो लिजेंडर है, हर्मिया है ना, जो नाइट्स ड्रीम है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में लिजेंडर है, हर्मिया है, और कौन है गाइस, और डिमेट्रियस है ना, ये सारे के सारे हैं। विच ड्रामा डज नॉट बिलोंग्स टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर। तो लास्ट फेज जो फेज है शेक्सपियर का, तो उसमें कौन सा ड्रामा नहीं आता है इनमें से। द टेम्पेस्ट लास्ट में ही है, सिम्बालिन भी लास्ट में ही है, और विंटर्स टेल भी लास्ट में ही है। जबकि ये जो डी ऑप्शन हमारे पास में है यानी कि एज यू लाइक इट, ये लास्ट का नहीं है बल्कि ये स्टार्टिंग में ही है। जो इसकी बात करें अगर हम एज यू लाइक इट की बात करें हम लोग, तो ये एक पास्टोरल कॉमेडी है, और इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है कि ये 1599 के करीब आई थी, ठीक है। 1599 में इसको लिखा गया, और ये फर्स्ट फोलियो यानी कि 1623 में पब्लिश हुई थी, ठीक है।
प्रोफिरो एंड मेडलाइन आर लवर्स। प्रोफिरो और मेडलाइन जो है वो कौन सी पोयम में लवर्स हैं? तो ये जो दोनों कैरेक्टर हैं गाइज, ये जॉन कीट्स के हैं और द ईव ऑफ सेंट एग्नेस के कैरेक्टर ये दोनों के दोनों हैं, लवर्स हैं ये, मेडलाइन और प्रोफिरो। तो यहाँ जो ईव ऑफ सेंट एग्नेस है ये कब आई थी? ठीक है, क्या आपको पता है गाइज कि ये पोयम जो है ये पोयम कब आई थी? किसकी पोयम है? जॉन कीट्स की पोयम है। ठीक है, 1 सेकेंड। जो ईव ऑफ सेंट एग्नेस है गाइज वो जॉन कीट्स की पोयम है। तो यहाँ ए ऑप्शन तो हमारा खैर राइट हो ही गया है। ये 1820 में आया था ईव ऑफ सेंट एग्नेस, 1820 में। इसाबेला ये भी हमारा शायद 1820 में ही आया था। और ये सेंट मार्क करके तो इनकी पोयम है नहीं शायद। और जो ला विले डेम्स मर्सी है ये शायद इसका फिक्स डेट मुझे याद नहीं गाइज। ठीक है, देख लेना आप लोग क्या है। कीट्स टॉम स्टोन रीड्स। कीट्स की जो टॉम स्टोन थी, जो समाधि होती थी, तो समाधि के पत्थर पे कुछ ना कुछ लिखा होता था। तो या तो राइटर ही कह के चले जाते थे कि ये लिख देना, या कोई और लिख देता था उनके अकॉर्डिंग। तो इनके यहाँ पर टॉम स्टोन पे क्या लिखा हुआ था गाइज, क्या पढ़ते हैं आप? तो गाइज डी ऑप्शन सही होगा। सारी की सारी लाइन सेम है, लास्ट में एक वर्ड यानी कि पोट्री, वर्ड्स, हार्ट्स या फिर वाटर, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था कि हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन वाटर। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सी डुवेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, हु सेड दिस लाइन्स इन दिस पोएम। तो किसने कही है ये लाइन अपनी पोएम में? तो ये लाइन जो है गाइस जॉन कीट्स की है और किसकी है? ऑड टू मेलैंकोली। ठीक है, ऑड ऑन मेलैंकोली है या ऑड टू मेलैंकोली है, जो 1819 में आई थी। किस में है ये? ऑड टू मेलैंकोली, MELONCHOLY, मेलैंकोली है या ओन जगह पे। तो ये आई थी आपकी 1819 में। ठीक है, चलिए गाइज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो देख लीजिएगा आवाज़ है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, ये क्या हो जाता है कभी कभी। हाँ, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज़ अ लिरिक। तो ये लिरिक कैसी है? क्या ये पैट्रियोटिक है या फिर रिवोल्यूशनरी है? तो गाइज़ पहले तो ये देखिए आप कि ये किसकी है। तो गाइज़ ये वॉल्ट विटमैन की पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है वॉल्ट विटमैन की। लेकिन ये कैसी है गाइज़? तो आपको इसका जो अगर बताना है तो ये आपकी हो जाती है कैसी? आई थिंक पैट्रियोटिक हो जाएगी। ये 9 आ गया कि हम तो 8 पे आने चाहिए। सॉरी गाइज, ये ना कुछ दिक्कत कर रहा है। हु इज़ नॉन एज, कौन जाना जाता है द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी? तो जो बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी है वो हमारे वॉल्ट विटमैन माने जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। और आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज़ अ लिरिक, तो कैसी लिरिक है? पैट्रियोटिक लिरिक है। पैट्रियोटिक लिरिक है और किसके लिरिक है? ये वॉल्ट विटमैन की है, वॉल्ट विटमैन की है। ठीक है, वॉल्ट विटमैन की है। और अगर ये देखें कि चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? हु हैड एन ओपिनियन दैट आर्ट लाइक ट्री श्रब्स हैड अ नेचुरल ग्रोथ। किसका ये मानना है कि जो किसकी ये ओपिनियन है कि जो आर्ट है वो ट्रीज़ की तरह, श्रब्स की तरह एक नेचुरल ग्रोथ रखता है। यानी कि जैसे ट्रीज और श्रब्स जो है खुद ब खुद अपनी ग्रोथ करते हैं, तो वैसे ही पोइट्री भी अपनी ग्रोथ करती है। तो गाइज ये किसका मानना है? कौन मानता था इस बात को? क्या वर्ड्सवर्थ मानते थे, शैली मानती थी, फ्रॉस्ट मानते थे या फिर विटमैन मानते? तो कौन इस बात को मानते थे? तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो गाइज़ ये जो है वॉल्ट विटमैन ही मानते थे ऐसा। ठीक है, वॉल्ट विटमैन ही ऐसा मानते थे। चलिए, हियर दाउ ग्रेट एमा हु थ्री रीम्स ओबे, डोस्ट समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी। तो यहाँ आपको बताना है कि ये जो लाइन है इसमें क्या है? सर्कमलोक्यूशन है, क्लाइमेक्स है। ठीक है, क्लाइमेक्स है और आपका जो एंटी क्लाइमेक्स है या फिर इपिग्राम है। तो क्या माना जाएगा इसमें? तो गाइस यहाँ पे जो आंसर होगा वो एंटी क्लाइमेक्स होगा। एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है? जहाँ पर कुछ चीज़ें जो सीरियल बाई ऐसे चल रही हैं, जैसे पहले छोटी चीज़ घटित हुई, फिर बड़ी हुई, फिर उससे बड़ी हुई, तो उसको क्लाइमेक्स बोलते हैं। लेकिन जब चीज़ें अपोजिट हो जाएं, माना पहले बड़ी बात के बारे में बात की जा रही है और फिर कोई छोटी चीज़ हो रही है उसके बाद, जैसे कि यहाँ पे आप लाइन देखें कि डॉस्ट समटाइम काउंसिल टेक है ना, और उसके बाद समटाइम्स टी। तो पहले बड़ी घटना की बात हो गई है और फिर छोटी चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट है, इफ़ अ पैराडॉक्सिकल utterance combines two terms that in ordinary uses are sometimes contraries it is called। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इफ़ अ पैराडॉक्सिकल utterance, जहाँ पर कहीं विरोधाभास नज़र आ रहा हो, कंबाइंस है ना, एक ही जगह पे कंबाइन टू टर्म्स, दो टर्म्स एक ही जगह पे कंबाइन हो, दैट इज़ ऑर्डिनरी यूजेस, साधारण यूज़ हो रहा हो, और कॉन्ट्रेरीज, और उनमें हमको कॉन्ट्रेरी नज़र आए, तो क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं गाइस ऑक्सीमोरॉन। इनके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा इसका। चलिए, ऑल लिबरल फेमिनिस्ट्स एडवोकेट, जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो किस चीज़ को एडवोकेट करते हैं? इक्वल ट्रीटमेंट इन द पब्लिक स्फीयर। फेमिनिस्ट अगर देखें तो गाइस, जो फेमिनिस्ट वो लोग थे जो फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब ये सपोर्ट कर रहे थे कि जिस तरीके से जेंट्स को मतलब मैन को जो है मिलता है लिटरेचर मिशन, तो वैसे ही जो है लेडीज़ को भी मिलना चाहिए, विमेन को भी मिलना चाहिए। तो इसको जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे उनको हम फेमिनिस्ट कहेंगे। तो इक्वल ट्रीटमेंट इन द पब्लिक स्फीयर होगा, द स्ट्रिक्ट सेग्रेशन ऑफ द सेक्सेस होगा, या फिर डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक टर्म्स ओनली, या फिर नो रोल इन पॉलिटिकल मैटर्स। तो यहाँ जो है गाइस ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो फेमिनिस्ट हैं उन लोगों को जो है समान अवसर मिलने चाहिए, है ना, स्फीयर, पब्लिक स्फीयर में उनको जो है समान रूप से ट्रीट किया जाए। द एपिथेट कुकने स्कूल ऑफ पोएट्री अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल्स। तो ये आपने सुना होगा कि कुकने स्कूल ऑफ पोएट्री, तो ये किस जनरल में इसको जो है किस जनरल में अपीयर हुआ था ये? तो गाइज इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन इन 1817। जो 1817 में ब्लैकवुड एडिनबर्ग की जो है मैगजीन आई थी, तो एडिनबर्ग मैगजीन आई थी, तो उसी में ये जो है आया था सबसे पहले। इसकी बात करें अगर, कुकने स्कूल वॉज द मॉकिंग नेम गिवन इन 1817 बाय द कंजर्वेटिव ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन। एक ग्रुप का एक ये जो क्या था, कुकने स्कूल एक मतलब एक तरीके से ग्रुप एपिडेट होता है, एपिडेट जो हम किसी को कोई उपाधि दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो है एडिनबर्ग मैगजीन में ब्लैकवुड ने ये जो है इसको इनको एक नेम दे दिया था, और ये ग्रुप था जिसमें कौन कौन थे, इसमें माना जाता है कि जॉन कीट्स थे, ली हंट थे, और पी.बी. शेली। कौन कौन थे? जॉन कीट्स, इसमें गाइज कीट्स मैं लिख ही दे रही हूँ, कीट्स, हंट, ठीक है, और शेली, ये तीनों इसमें थे, ठीक है। चलिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। पोप्स एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म वॉज फियर्सली अटैक्ड। fiercely attacked, however one of the following did not do so, who was he? तो पोप के का जो ऐसे था उसने जो काफ़ी लोगों पे अटैक किया था फियर्सली, तो इनमें से कौन से पे उसने अटैक नहीं किया था? तो यहाँ जो है बात हो रही है किसकी? शी ऑप्शन, यानी कि जॉन डेनिस पे उन्होंने अटैक नहीं किया था। इनका ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म आया था 1711 में। कब आया था? 1711 में आया था पोप का। तो इसमें जो है एक बहुत ही फेमस लाइन थी, टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसमें क्या है? एंटीथेसिस है। तो और एक और लाइन आई थी, आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, है ना, द फूल रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड। तो ये कुछ लाइन्स थी जो इसमें आई थी काफ़ी सारी। तो यहाँ जो है जॉन डेनिस ऐसे क्रिटिक थे और ड्रामाटिस्ट थे, हुज इंसिस्टेंट अपॉन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पैसन इन पोएट्री लीड टू अ लॉन्ग क्वारल विद अलेक्जेंडर पोप। मतलब जिसका काफ़ी लंबे समय तक झगड़ा रहा अलेक्जेंडर पोप से, ठीक है। चलिए, इनकम्बेंसी का आपको डिनोट्स करना है कि ये किस चीज़ को डिनोट करती है, इनकम्बेंसी। आई थिंक इनकम्बेंसी की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है यहाँ पर, तो गाइज स्पेलिंग एरर ही देख लेते हैं पहले तो ठीक है, एरर हो गया है यहाँ पे, स्पेलिंग एरर भी हो गया। तो ये जो CUM होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये इसकी जगह पे ना U होना चाहिए गाइज, U, ठीक है। तो इनकम्बेंसी तब बनेगा। ये इनकम्बेंसी किस चीज़ को डिनोट करती है? ये एक ऑफिशियल पोजीशन होती है या फिर एक टाइम ड्यूरेशन होता है व्हेन वन होल्ड्स इट, ठीक है। ये एक ऑफिशियल पोजीशन है जो कुछ समय के लिए किसी को दे दी जाती है, या ऑफिशियल टाइम पीरियड होता है जो कुछ समय के लिए हैंडल करने के लिए दे दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं इनकम्बेंसी, राइट। चलिए, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबंडन। तो एबंडन का सिनोनिम क्या हो जाता है? तो गाइज एबंटन आई थिंक आपको पता होगा इसका। तो एबंटन मीन होता है टू लीव समबडी, या किसी चीज़ को मना देना, किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना, या एक तरीके से छोड़ देना, गिव अप, लीव कर देना, गिव अप कर देना।
तो यहाँ बात करेंगे हम लोग, अगर इसका अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाए तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डिस्कार्ड, है ना, डिस्कार्ड हो जाएगा, छोड़ देना। नियरेस्ट टू मीनिंग ऑफ ऑब्सेंस, ऑब्सेंस का नियरेस्ट मीनिंग बताना है। ऑब्सेंस का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड विद सेक्स इन द वे, है ना, दैट मोस्ट पीपल फाइंड ऑफेंसिव और इनडिसेंट। कहने का मतलब है कि जहाँ पर एक ऐसे गलत तरीके से सेक्स को जो है मतलब कनेक्ट रहना सेक्स से, जिसको लोग गलत माने, जिसको लोग ऑफेंसिव माने, राइट। तो उस तरीके से जो है गलत रास्ते से सेक्स को जो है कनेक्ट रहना और उसको ऑफेंसिव लोग माने, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ऑब्सेंस। तो यहाँ इनडिसेंट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? इनडिसेंट हो जाएगा। विन लॉरेल्स, विन लॉरेल्स का क्या मतलब होता है गाइज? विन मान ले, आपको पता है कि विन करना, जीत लेना होता है, तो लॉरेल्स का मतलब हो जाएगा फेम, ठीक है, टू विन ऑनर्स या फेम को जीत लेना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि विन फेम, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 20 लास्ट क्वेश्चन है, मिटिगेट करना। गाइज मिटिगेट करना होता है, देखिए किसी चीज़ को कम कर देना, है ना, कम कर देना, ठीक है, सेंसर कर देना, कर्टेल कर देना और कम कर देना मिटिगेट होता है। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका लेसन हो जाएगा, ठीक है, लेसन हो जाएगा, कम करना हो जाएगा। बाकी तो लेसन, ग्रूसम ये सब नहीं है, ठीक है। ग्रूसम बहुत भयानक होता है और डेंजरस तो मिटिगेट मतलब मिट्टी डाल के गड्ढे को कम कर दो, गड्ढा भर दो तो गड्ढा कम हो जाएगा ना, मिट्टी डाल के मिटिगेट, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है गाइस। तो यहीं तक थे हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा, इस मेहनत में करने में जुट जाइए, ठीक है। और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। बाय, टेक केयर गाइस।